Hello everyone. So today we are going to start with our new topic or नया chapter, that is land revenue and agriculture policy of British in India. Land revenue या फिर agriculture policy भी इसे बोल सकते हैं ब्रिटिशर्स का भारत में। तो अभी तक हमने देखा है कि कंपनी जो है वो दीवान बन चुकी है बिहार, बंगाल और उड़ीसा का 1765 में, आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर इन 1764। एंड कंपनी बट यहाँ पे दीवान बनने के बाद कंपनी जो है वो मुकर जाती है कि वो कोई भी डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती है रेवेन्यू कलेक्शन का। मतलब पैसा वो भले दीवान हो लेकिन वो खुद से कलेक्ट नहीं करेगी, वो चाहती है कि कोई उसके बदले पैसा कलेक्ट करे इन तीनों राज्यों से और उसे दे दे। इसलिए कंपनी ने क्या किया था, अंडर द डुअल गवर्नमेंट सिस्टम इन बंगाल, रजा खान और सीताब रॉय नामक दो डेप्यूटी दीवान को बंगाल में अपॉइंट किया था। इस वक्त क्या हो रहा है कि जो अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्टेड है, जो अमाउंट कलेक्ट हो रहा है इन तीनों स्टेट से, वो काफी बढ़ रहा था ईयर बाय ईयर, लेकिन कलेक्शन जो है वो मैच नहीं कर पा रहा था विद द राइजिंग नीड्स एंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंपनी। तीन राज्यों से रेवेन्यू बढ़ रहा है और इधर कंपनी का जो एक्सपेक्टेशन था उससे मीट नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि कंपनी का एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही हाई हो रहा था और डिमांड्स बढ़ रहा था, खर्च बढ़ रहा था, जिसके कारण इवन द राइजिंग रेवेन्यू फ्रॉम दिस थ्री स्टेट्स कुड नॉट मैच द कंपनी एक्सपेक्टेशंस। जब वैरन हेस्टिंग्स एज ए गवर्नर जनरल आते हैं बंगाल के, उन्हें देखने को मिलता है कि ये जो डेप्यूटी दीवान है दोनों, ये काफी हाईली करप्ट हैं। इन्हें ये भी पता चलता है कि जो डायरकी सिस्टम लगाया गया था बंगाल में, यही मेन सोर्स है ये सब जो एविल्स चल रहा है बंगाल का हालत के लिए। इसलिए 1772 में वैरन हेस्टिंग्स क्या करते हैं, एबॉलिश कर देते हैं डायरकी और दोनों डेप्यूटी दीवान को डिसमिस कर देते हैं और खुद ही डायरेक्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं पूरे एडमिनिस्ट्रेशन का, इंक्लूडिंग रेवेन्यू कलेक्शन अपने हाथ में ले लिए वैरन हेस्टिंग्स। इन 1773 वैरन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस करते हैं नया रेवेन्यू सेटलमेंट सिस्टम नोन एज क्विंक्विनल सेटलमेंट या फिर 5 ईयरली सेटलमेंट भी इसे बोलते हैं। देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो क्विनियल स्टेट सेटलमेंट जो कि 5 ईयरली सेटलमेंट भी था, एज पर दिस सेटलमेंट सिस्टम जो पूरा तीनों राज्य था तुम्हारा बिहार, बंगाल और उड़ीसा, इन्हें बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है और सारे डिस्ट्रिक्ट को फर्दर डिवाइड किया जाता है तुम्हारा छोटे छोटे रेवेन्यू सर्कल्स में, जैसे कि ब्लॉक्स में। अब रेवेन्यू जो है ये कलेक्शन कैसे होगा, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बहुत सारे छोटे छोटे रेवेन्यू सर्कल्स हर डिस्ट्रिक्ट में। तो अब क्या होगा, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आएंगे ये रेवेन्यू सर्कल्स छोटे छोटे, और यहाँ से जो लोग हैं बिडिंग करेंगे बाय ऑक्शनिंग ईच सर्कल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और इस बिडिंग को, इस ऑक्शनिंग को सुपरवाइज करने के लिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को अपॉइंट किया गया था और यही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो है रेस्पॉन्सिबल थे कि ऑक्शन को होल्ड कराने के लिए अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में। और जो भी सबसे हाईएस्ट बिडिंग करेगा, सबसे ज्यादा बोली लगाएगा इन रेवेन्यू सर्कल से, उसे रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दिया जाएगा कि आप रेवेन्यू को कलेक्ट करो उस सर्कल से फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। मतलब मान लो इस आदमी ने बोला कि हम 5 साल में 10 करोड़ रुपया कलेक्ट करेंगे, तो इस आदमी को दे दिया जाएगा क्योंकि सबसे हाईएस्ट बिडिंग करेगा, तो 5 साल के अंदर इसे 10 करोड़ रुपए इंग्लिश को देने होंगे एज ए टैक्स। अब जो ऑक्शनियर होगा, ही वाज सपोज टू पे द कोटेड अमाउंट, जो जीतेगा वो जो कोर्ट के अमाउंट उसे पे करना पड़ेगा टू द कंपनी इन ड्यू कोर्स ऑफ 5 ईयर्स। कलेक्टर्स को बोला गया था कि आप जो ओल्ड जमींदार से जो पहले से जमींदारी कर रहे हैं उसे आने मत दीजिएगा इस ऑक्शन में, उसे डिस्करेज कीजिएगा और कुछ नए जमींदार को आप प्रमोट कीजिएगा आने में ऑक्शन के लिए, ताकि ज्यादा गेन उन्हें मिल पाए। क्योंकि नए वाले आएंगे वो ऑब्वियसली ओल्ड जमींदार से ज्यादा बोली लगाएंगे ताकि उन्हें मिल जाए, और ज्यादा बोली लगाएंगे तो कंपनी को भी ज्यादा प्रॉफिट होगा यहाँ पे। इसीलिए एनकरेज किया गया था न्यू जमींदार rather than the old जमींदार। तो अकॉर्डिंगली नया और इन एक्सपीरियंस पीपल को पार्टिसिपेट करने को मिलता है ऑक्शन में, उनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इसलिए जब वो बिडिंग किए
तो वो क्या किया, अनरियलिस्टिक अमाउंट्स बिड किए। उन्हें पता ही नहीं था कि कितना कलेक्ट किया जा सकता है, सो जो मन में आया उतना बोली इन्होंने लगा दिया। बाद में इन्हें पता चलता है कि इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट टू कलेक्ट द कोटेड अमाउंट, बहुत ज्यादा बोली लगा जब उतना अमाउंट कलेक्ट ही नहीं होगा। अब एज ए रिजल्ट क्या हुआ, जो जितने बिडर्स थे फेल कर जाते हैं टू पे द बिडेड अमाउंट, जो बिड के थे अमाउंट वो पे नहीं कर पाते हैं कंपनी को, और इससे वैरन हेस्टिंग्स और कंपनी गुस्सा जाती है, जिसके कारण वैरन हेस्टिंग्स जेल कर देते हैं सारे डिफॉल्टर्स। फ्रॉम 1776 ऑनवर्ड्स ये जो 5 ईयरली सेटलमेंट सिस्टम था इसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया, और एक एनुअल, अब एनुअली हर साल एक नया सेटलमेंट सिस्टम के तहत रेवेन्यू कलेक्शन किया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्शनिंग। अब 5 साल के बदले कर दिया गया उसे 1 साल एनुअल सेटलमेंट सिस्टम। तो लेट्स सी एनुअल सेटलमेंट सिस्टम के अंदर क्या होता है। एनुअल सेटलमेंट इस सिस्टम के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को है उन्हें वापस इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि भाई नए जमींदार को नहीं बुलाना है, उन्हें पता ही नहीं है कि क्या करना है, इसलिए ओल्ड जमींदार को ही बुलाओ और उन्हें ऑक्शन में पार्टिसिपेट करने का मौका दो, ताकि कोई रियलिस्टिक बिडिंग हो पाए और एक्चुअल कलेक्शन कंपनी के पास आ पाए। तो दिस एनुअल सेटलमेंट इसे कंटिन्यू किया जाता है 1790 तक विद सम मॉडिफिकेशंस एंड एडजस्टमेंट। इसी बीच लॉर्ड कॉर्नवालिस को भेज दिया जाता है एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन 1786 में ही। 90 तक कंटिन्यू होने जाता है, 86 में कॉर्नवालिस आ जाते हैं एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। इन्हें स्पेशल टास्क दिया जाता है कि तुम जाओ और ऑर्गेनाइज करो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह से, पर्टिकुलरली जो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और कलेक्शन है, ताकि कोई भी फ्लक्चुएशन इनकम ऑफ द कंपनी में नहीं आए। इसलिए आते साथ उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया, एक कमिटी ऑफ रेवेन्यू को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू फॉर बंगाल ऑर्गेनाइज करवाया। इसमें 3 प्रोमिनेंट मेंबर्स थे इस बोर्ड में, कॉर्नवालिस खुद, जेम्स ग्रांट और सर जॉन शोर। ये बोर्ड डिसाइड करती है एक नए सिस्टम ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन पे बहुत सारे डिबेट और डिस्कशन के बाद, जो कि इंट्रोड्यूस होना चाहिए था 1790 में विद द नेम ऑफ डेसिनियल सेटलमेंट, यानी 10 ईयरली सेटलमेंट ये लोग डिसाइड करती है बोर्ड, जो कि एनफोर्स किया जाने वाला था सिर्फ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। लेकिन क्या होता है, कॉर्नवालिस कुछ ज्यादा ही एंथुजियास्ट थे इसे इंपोज करने के लिए, इसलिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इन्फ्लुएंस कर देते हैं कि इस डेसिनियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए एज ए न्यू परमानेंटली सेटलमेंट सिस्टम इन 1792। 10 लॉर्ड कॉर्नवालिस जो डिक्लेयर कर देते हैं एक सेटलमेंट सिस्टम जिसका नाम होता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम इन 1793। परमिशन 1792 में मिल जाता है इन्हें कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से, और 1793 में स्टैब्लिश हो जाता है परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। तो लेट्स सी परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। लॉर्ड कॉर्नवालिस इन 1793 इंट्रोड्यूस्ड दिस सिस्टम। सिर्फ 19% ऑफ द कंपनी टेरिटरी जो इंडिया में था उसी में ये सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है, जैसे कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, बनारस और नॉर्दर्न मद्रास वाले इलाका में। इस सिस्टम के अंदर जो जमींदार है उन्हें रिकॉग्नाइज किया गया कि वो लोग ओनर होंगे लैंड के, और उनके पास हेरिडिटरी राइट्स होगा, मतलब बाप के बाद बेटा होगा जमींदार। पहली बार ऐसा हिस्ट्री में हुआ इंडिया का कि पीजेंट्स उन्हें डिप्राइव कर दिया गया फ्रॉम देयर लैंड राइट्स, उनका लैंड राइट्स जो है जमींदार को दे दिया गया, और ये जो पीजेंट्स थे इन्हें छोड़ दिया गया ऑन द मर्सी ऑफ जमींदार। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग जमींदार को जो है 89% ऑफ टोटल कलेक्शन पे करना पड़ेगा। सपोज 100 रुपीज टैक्स कलेक्ट हुआ बाय द जमींदार, इसमें से 89 रुपीज देना होगा ब्रिटिशर्स को, और 11% जो है वो अपने पास रख सकते हैं एज देयर सैलरी एंड रेम्यूनरेशन। ये जमींदार, These जमींदार्स were expected to pay to the company by the end of a fixed, एक डेट फिक्स कर दिया गया था और उसी डेट को जमींदार को पे करना होता था ये अमाउंट, और अगर फेल कर जाते थे ऑन टाइम टू पे द अमाउंट टू द कंपनी तो इन जमींदार्स के ऊपर लागू होता था एक लॉ दैट वाज नोन एज सनसेट लॉ। लेट्स सी व्हाट इज दिस सनसेट लॉ। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ जमींदार्स वेयर डिप्राइव्ड ऑफ द जमींदारी, अगर वो टाइम पे पैसा नहीं दिए तो उनकी जमींदारी चली जाएगी और किसी और को जमींदार बना दिया जाएगा। इन 1797 बाय लॉ एक लॉ लाया गया था और उसके द्वारा ये प्रोवाइड किया गया था कि अगर पीजेंट भी फेल कर जाते हैं टू पे द रेवेन्यू जमींदार को ऑन टाइम,
तो जमींदार को ये अधिकार है कि उस पीजेंट को उस लैंड से हटा दिया जाए और ट्रांसफर कर दिया जाए उस लैंड को किसी अदर पीजेंट के नाम पे अपने विल के हिसाब से, उसकी मर्जी पे, जमींदार की मर्जी पे कि वो किसी को भी लैंड दे दे एक पीजेंट से उठा के दूसरे पीजेंट को, अगर वो पहला वाला पीजेंट टाइम पे टैक्स पे नहीं कर रहा है जमींदार को तो द रिलेशन बिटवीन पीजेंट एंड जमींदार, जो रिलेशन था बिटवीन पीजेंट और जमींदार, जिस तरह जमींदार रेगुलेट करेगा पीजेंट्स को और उनके अथॉरिटी पे को, तो उसको अनरेगुलेटेड छोड़ दिया गया। ब्रिटिश उसमें हस्तक्षेप नहीं कर रही थी, तो जमींदार अपना मनमानी कर रहा था पीजेंट्स के साथ। एज ए रिजल्ट क्या होता है, जो जमींदार है वो जो मन सो कलेक्शन शुरू कर देता है पीजेंट से। सपोज 100 करोड़ का टारगेट है, तो वो कलेक्ट करेगा 110 करोड़। अब 110 करोड़ का 89% भी ज्यादा, कंपनी भी खुश, 11% भी ज्यादा, जमींदार भी खुश। दुखी कौन? पीजेंट। तो अकॉर्डिंग टू द कंपनीज कैलकुलेशन के हिसाब से एक पीजेंट को पे करना था करीब करीब 60% ऑफ देयर प्रोड्यूस एज टैक्स। जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका 60% एज ए टैक्स देना था एक पीजेंट को। लेकिन जमींदार क्या करते थे, जो एक्सपेक्टेड कलेक्शन था उससे कई ज्यादा कलेक्ट करते थे। कभी कभी तो वो 80 to 85% कलेक्ट कर लेते थे, मात्र 10% या 15% बचता था तुम्हारा पीजेंट के पास पूरे साल भर में, जो वो खाएंगे उसके लिए, क्या बेचेंगे, क्या अगले साल के रखेंगे अनाज उगाने के लिए। सो उनके पास कुछ लगभग बचता ही नहीं था। इसके अलावा जो सनसेट लॉ था वो भी काफी हार्शली अप्लाई किया जाता था जमींदार पे। द सनसेट लॉ वाज आल्सो अप्लाइड वेरी हार्शली, जिसके कारण क्या हुआ, 20 से 25 साल के पीरियड में 50% से ज्यादा जो पुराने जमींदार थे उनकी जमींदारी चली जाती है। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी जो बड़े बड़े जमींदार से जिनकी जमींदारी चली गई उसे तोड़कर छोटे छोटे जगहों का जमींदार बना दिया गया और हर एक छोटे जमींदारी को ऑक्शन कर दिया गया सेपरेटली टू द हाईएस्ट बिडर। अब और पैसा आने लगेगा। सपोज एक बड़ा जमींदार था, इसे तोड़ दिया गया, तोड़ के फिर यहाँ पे भी ऑक्शन हुआ, यहाँ का भी ऑक्शन हुआ, यहाँ का भी ऑक्शन होगा, यहाँ का भी ऑक्शन होगा। इस तरह छोटे छोटे जमींदार और आ गए और हर एक को ऑक्शन करके दे दिया गया। तो कुछ केसेस में और जो भी हाईएस्ट बिड करेगा यहाँ से उसे मिल जाएगा। तो इन सम केसेस द नेबरिंग जमींदार परचेज जमींदारी। अब क्या होता था कि ये जमींदार के पास बहुत पैसा है और इसका बिक्री हो गया क्योंकि ये पे नहीं कर पाया, तो ये जमींदार क्या करेगा, ये जमींदारी को खरीद लेगा, ये जमींदार इस जमींदार खरीद लिया, तो फिर से एक ही जमींदार इतना बड़ा एरिया का जमींदारी प्राप्त कर लेता था। At times, the agents or relatives of old zamindars and the company officials also purchased zamindari through their Indian agents. अब क्या होता था, कुछ कंडीशन में मान लो ये पे नहीं कर पाया, तो या तो ये क्या करता था, अपने रिलेटिव को ही दिलवा दिया, इसका रिलेटिव खरीद लिया, या फिर इनके एजेंट्स खरीद लिए, या फिर ब्रिटिश का कोई ऑफिशियल होगा वो बोलेगा ठीक है हम आपको पैसा देते हैं आप खरीद लो, तो ये ब्रिटिश का ऑफिशियल का ही अंदर जमींदार हो गया और ये खरीद लिया। तो इस तरह का सिस्टम बन गया था। तो इन मोस्ट ऑफ द केसेस, तो ज्यादातर केसेस में क्या देखा गया कि जो बड़े अमीर लोग होते थे वो पार्टिसिपेट करते थे इस ऑक्शन में और परचेज कर लेते थे जमींदारी। ये बड़े लोग शहर वाले लोग थे। तो इस शहर वाले लोग क्या होते थे, इन्हीं को बोला गया एज एन एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स, क्योंकि ये एब्सेंट रहते थे, तो शहर में रहते थे, उनके एजेंट्स रहते थे विलेज में और कलेक्ट करते थे इनके बदले, इसीलिए जो शहर वाले लैंडलॉर्ड्स थे उन्हें एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स कहा गया। तो ये लोग क्या करते थे, ये डिप्लॉय करते थे लठियाल्स, इनके एजेंट्स को बोलते थे लठियाल्स विलेज में, और इनका काम था रेवेन्यू कलेक्शन अपने मास्टर्स के बदले, जिसके कारण क्या हुआ, फोर्सफुली पीजेंट से हायर करने लगे टैक्सेस, क्योंकि लठियाल्स को भी अपना इनकम चाहिए था। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम क्या हुआ, ये जो एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स है इतना ज्यादा जमींदारी परचेज कर लिए कि वो मैनेज ही नहीं कर पा रहे थे अपना जमींदारी को। इसलिए क्या हुआ, वो बोलते थे ठीक है हम इतने बड़े एरिया के जमींदार हैं, तो सो दे स्टार्टेड सबलेटिंग द रेवेन्यू कलेक्शन टू सम अदर मिडिलमैन इन द कंसर्न एरिया। सपोज यहाँ पे कोई दबंग व्यक्ति है इस जमींदारी के अंदर, वो आदमी शहर में जिसका ये जमींदारी है, तो ये जो शहर वाला आदमी है ये छोटे आदमी को बोलेगा ठीक है हम आपको यहाँ का कलेक्शन ऑफ जमींदारी का रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं, तो आप जो भी कलेक्ट कीजिएगा उसका कुछ परसेंटेज हमको दीजिएगा और हम उसका परसेंटेज जो है कंपनी को दे देंगे। तो ये क्या हुआ, ये एक दलाल हो गया, ब्रोकर हो गया, मिडिल मैन हो गया, जिसके थ्रू पहले वो आदमी जो जमींदार है वो कलेक्ट करेगा, फिर उसके बाद ब्रिटिश के पास
जाएगा। तो सबको अपना अपना मार्जिन चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन चाहिए। तो दिस मिडिल मैन इमर्ज्ड एज टैक्स कलेक्टर्स बिटवीन पीजेंट्स एंड द कंपनी। तो एक टाइम पे क्या हुआ, ये मिडिल मैन करीब करीब 50 तक पहुंच गया। देखो कैसे, इतना बड़ा जमींदारी है किसी, ये सिटी है, सिटी में एक आदमी है, ठीक है। तो ये आदमी क्या किया, किसी एक को दिया जमींदारी कि तुम इस पूरा बड़ा इलाका का कलेक्ट करके हमको देना। ये आदमी भी मैनेज नहीं कर पाएगा इतना बड़ा इलाका, तो ये किसी और को देगा। फिर ये आदमी भी होगा, ये सपोज इसको इतना बड़ा इलाका का मिला, ये आदमी 2 आदमी को दे दिया कि ये जो इलाका बचा हुआ है इसमें 2 आदमी मिलकर कलेक्ट करना। तो इस तरह से इसका भी मार्जिन होगा, इसका भी कुछ कमाना होगा, इसको भी कमाना होगा, सबका दलाली फिक्स होगा, ब्रोकरेज फिक्स होगा। तो इसके इस तरह क्या हुआ, इस तरह मिडिल मैन लगभग लगभग 50 पहुंच गए थे एक टाइम। तो सोचो पीजेंट से लोग कितना कलेक्ट कर रहे हैं। दिस क्रिएटेड ट्रिमेंडस बर्डन ऑन पीजेंट्स, और सारा प्रॉफिट मार्जिन किधर, ये लोग 60% कंपनी बोल रही थी, तो जमींदार जो है वो बोलेगा 70%। फिर उसके बाद सब जो मिडिल मैन आएगा वो बोलेगा 80%। तो इस तरह 80 से 85% ऑफ टोटल प्रोडक्शन को कलेक्ट किया जाता था एज ए टैक्स, ताकि प्रॉफिट को सारे मिडिल मैन के बीच में बांट सकते थे ये लोग, और कंपनी तक 60% पहुंचता था, लेकिन कलेक्ट हो रहा था 80 to 85%। तो इस तरह जो मिजरी गरीबी ऑफ पीजेंट्स है, इसके कारण क्या वो पे नहीं कर पा रहे थे। अगर पे कर दे रहे थे सारा एज ए टैक्स ये पीजेंट, तो उनके पास खाने को कुछ नहीं। मान लो उनके घर में कुछ शादी वादी हो गया तो कहाँ से कुछ करवाएंगे, जिसके कारण उन्हें क्या हुआ, इस पीजेंट्स को कुछ भी एक्स्ट्रा काम अगर घर पे आ गया, घर बनवाना हो, शादी करना हो, तो उन्हें जाना होता था मनी लेंडर के पास। और ये मनी लेंडर क्या है, मनी देगा तुमको, इसको पीजेंट को, और उसके बाद ये शादी करा देगा। अब शादी कराने के बाद बेटी का, फिर अगले साल इसके पास खेती आएगा, फिर एज ए टैक्स दे देगा, फिर अगले साल कुछ काम आ गया फिर पैसा लेगा। तो इस तरह क्या हुआ, बहुत ज्यादा डेट हो गया तुम्हारा, बहुत ज्यादा उधारी हो गया इस पीजेंट के ऊपर, और इस कारण से ये डेट ट्रैप में फंसते चला गया अंडर द क्लचेस ऑफ मनी लेंडर्स। मनी लेंडर्स ने प्यार से देते थे, लेकिन लेने वक्त काफी हार्श होते थे, मारा पीटा करते थे। फिर बोलते थे कि तुम मेरी जमीन पे काम करो, हम आपको, क्योंकि आप हमसे पैसे लिए हैं, सो उसी को बॉन्डेज लेबर भी कहा जाता है, विदाउट पेमेंट। गवर्नमेंट जो है कभी भी कोई एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट वर्क जैसे कि इरिगेशन वगैरह ये सब कोई डेवलपमेंट नहीं लेती थी, बस खाली टैक्स लेने का काम। जिसके कारण क्या हुआ, जो एग्रीकल्चर हुआ वो स्टैग्नेट हो गया, प्रोडक्शन बढ़ने ही नहीं लगा। प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा तो टैक्स भी नहीं बढ़ेगा, तो पीजेंट के ऊपर और लोड बढ़ेगा इन कोर्स ऑफ टाइम। तो इसके कारण क्या हुआ, जो परमानेंट सेटलमेंट का अगर पूछेंगे, दैट रिजल्टेड इन, तो दैट रिजल्टेड इन द डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, तो गया ही, अनएम्प्लॉयमेंट लोग हो ही गए, भुखमरी और फेमिन्स आ ही रहे थे, जिसके कारण बहुत ज्यादा डेथ एंड डिस्ट्रक्शन हो रहा था तुम्हारा बंगाल और बाकी वाले इलाके। नेक्स्ट टाइप ऑफ जो रेवेन्यू कलेक्शन था, दैट इज नोन एज रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम। तो जो रैयतवारी सेटलमेंट सिस्टम है, देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। तो ये जो डिवाइस किया गया था, दैट वाज बाय कैप्टन रीड, और इनको असिस्ट किए थे तुम्हारा थॉमस मुनरो नामक व्यक्ति। दिस सेटलमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड ऑन एक्सपेरिमेंटल बेसिस इन 1792 में, इसे एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इम्प्लीमेंट किया गया था इन द बारामहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। जब कैप्टन रीड भारत से चले जाते हैं और थॉमस मुनरो रहते हैं, तो 1807 तक थॉमस मुनरो इस सेटलमेंट सिस्टम को कंटिन्यू करते हैं भारत में। लेकिन मुनरो भी चले जाते हैं, उसके बाद कोई फर्दर एक्सपेंशन नहीं होता है रैयतवारी सेटलमेंट का। 1807 से कोई एक्सपेंशन नहीं होता रैयतवारी सेटलमेंट का किसी भी टेरिटरी में। लेकिन 1820 में थॉमस मुनरो जो है, ही रिटर्न्ड टू इंडिया एज गवर्नर ऑफ मद्रास। गवर्नर ऑफ मद्रास बन के वापस आता है थॉमस मुनरो 1820 में। उसके बाद रैयतवारी सेटलमेंट को एक्सटेंड किया जाता है टू द एरिया ऑफ बॉम्बे एंड लेटर ऑन टू द प्रोविंस ऑफ असम, जो कि कॉम्प्राइज करता है कंपनी का लगभग लगभग 50 से 55% ऑफ टेरिटरी इन इंडिया। जो परमानेंट सेटलमेंट है दैट वाज 19%, यहाँ पे 50 to 55% टेरिटरी कवर होता है इस सेटलमेंट सिस्टम के अंडर। तो अंडर दिस सिस्टम पीजेंट्स को रिकॉग्नाइज किया गया था कि भाई आप ही ओनर हो अपने लैंड का, कोई जमींदारी ओनर नहीं, पीजेंट के पास ही उसका लैंड था, और पीजेंट के पास हेरिडिटरी राइट्स भी था। लेकिन एक पीजेंट जो है वो ओनर रहेगा अपने लैंड का जब तक वो टैक्स पे करते रहेगा टू द कंपनी ऑन टाइम डायरेक्टली।
और अगर कोई पीजेंट फेल कर जाता है टू पे टैक्स ऑन टाइम, तो उसका जो लैंड है उसे छीन लिया जाएगा और किसी अदर पीजेंट को जो पे कर सकता है टैक्स उसे बेच दिया जाएगा। कंपनी ऑल्सो डेवलप ए कंप्लीट लैंड रिकॉर्ड। कंपनी यहाँ पे डेवलप करती है लैंड रिकॉर्ड, डिस्ट्रिक्ट मैप, विलेज मैप, फील्ड मैप और एक सर्वे कंडक्ट कराती है जो भी लैंड कल्टीवेशन के अंदर रहता है हर एक पीजेंट के अंदर। और हर एक लैंड का जो एक पीजेंट के अंदर है उसका एक एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फिक्स करती है कि हाँ अगले साल इतना प्रोड्यूस हो सकता है इस लैंड पे, और उसी हिसाब से टैक्स को फिक्स कर दिया जाता था। अब जो रेट ऑफ रेवेन्यू था दैट वाज सब्जेक्ट टू रिवीजन फॉर 20 से 30 साल में जो रेट ऑफ रेवेन्यू होगा उसको चेंज किया जा सकता था। तो इनिशियली स्टार्टिंग में कंपनी फिक्स कर देती है, ठीक है आप इस लैंड पे सपोज 100 यूनिट्स ऑफ क्रॉप्स प्रोड्यूस करेंगे, तो उससे जो भी पैसा आएगा उसका 50% ऑफ द एस्टिमेटेड प्रोडक्शन एज टैक्स कंपनी को देना पड़ेगा, जो कि काफी एक्सेसिव प्रूफ होता है फॉर द पीजेंट। और पीजेंट जो है काफी रेबेलियन करते हैं तुम्हारा साउथ इंडिया में और बाकी सब जगह पे। बाद में मुनरो इसे रेड्यूस कर देते हैं अप टू 33%, लेकिन 33% भी काफी ज्यादा था। क्यों क्यों ज्यादा हो रहा था ये सब, जबकि डिक्रीज किया जा रहा था फिर भी ज्यादा प्रूव हो रहा था? क्योंकि सपोज ये एक लैंड है, यहाँ पे अगले साल क्या प्रोड्यूस होगा इस आदमी को एस्टिमेट करना है। तो यहाँ पे ये तो एस्टिमेट कर रहा है कि यहाँ पे सपोज 100 यूनिट क्रॉप्स आएगा उसका एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन अगले साल बारिश नहीं हुई या फिर कुछ और हो गया जिसके कारण खेत नहीं हो पाया, किसान के पास पैसे नहीं है लगाने को, तो इतना तो प्रोड्यूस होगा ही नहीं। लेकिन टैक्स तो अगले साल उसको पीजेंट को इतना पे ही देना है, तो पीजेंट कहाँ से देगा उतना टैक्स जब उतना प्रोड्यूस ही नहीं हुआ है? तो इसलिए जो टैक्स फिक्स हो रहा था वो काफी हाई हो रहा था। तो फॉल्ट अकाउंट्स ऑफ फॉल्टी एंड इन्फ्लेटेड एस्टिमेशन, तो एस्टिमेशन क्या हो गया यहाँ पे? इन्फ्लेशन हो गया, महंगा महंगा ज्यादा इन्फ्लेशन हो गया यहाँ पे एस्टिमेशन का, प्लस फॉल्टी कन्वर्जन रेट भी था। सपोज बोला इस 100 यूनिट क्रॉप्स का जो कन्वर्जन रेट होगा वो होगा सपोज 50 पैसे पर यूनिट होगा, बट अगले साल तक क्या हुआ, ये इस साल 2000 सपोज 19 का है, लेकिन 20 टैक्स तो फिक्स हो रहा है अगले साल के लिए 2020 के लिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये जो क्रॉप का है क्रॉप का दाम जो है वो गिर गया 10 पैसे पर यूनिट। तो एस्टिमेटेड था कि सिर्फ 50 पैसे मिलेगा इस पीजेंट को, लेकिन मिल रहा है 10 पैसे ही, लेकिन देना तो टैक्स 50 पैसे का ही है। तो फिर ये कहाँ से देगा किसान जब उसे 10 पैसा ही कमाई है, 50 पैसे कहाँ से देगा? तो ये सब प्रॉब्लम था वहां पे चल रहा था। तो पीजेंट्स एंड देन द प्रोडक्शन वाज एज फिक्स्ड। यहाँ पे सारा जो है एस्टिमेशन ये सब फॉल्टी होने के कारण जो टैक्स है वो भी प्रूव हो रहा था तुम्हारा काफी हाई, इवन इट वाज रिड्यूस टू 33%। कंपनी क्या करती है बाद में, जब 33% भी ज्यादा महंगा पड़ रहा था पीजेंट्स लोग को, तो वो रिड्यूस कर देती है रेवेन्यू डिमांड जो टैक्स है 50% ऑफ रेंटल वैल्यू। तो ये रेंटल वैल्यू क्या है कि टोटल प्रोडक्शन सपोज 100 यूनिट एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है माइनस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, माइनस मान लो उसको कॉस्ट लगा 50 रुपया और प्लस उसका प्रॉफिट जोड़ देती है प्लस सपोज 10 रुपया प्रॉफिट जोड़ दी। तो यहाँ पे क्या होगा 100 माइनस 60 40, ठीक है, और इस 40 का 50% जो है वो एज ए टैक्स होगा, यानी 20 रुपया टैक्स देगा वो। दिस वाज 50% ऑफ द रेंटल वैल्यू। लेकिन क्या हुआ यहाँ पे, बट ये जो इम्प्लीमेंटेशन किया ये भी कुछ ज्यादा प्रूफ हाई हो गया। कैसे हाई हुआ, अब तुम एस्टिमेट किए ही हो 100, तो एस्टिमेशन ही जब तुम्हारा गलत हो गया, ये टोटल प्रोडक्शन का यही गलत हो गया, तो फिर ये सारा सिस्टम करके क्या फायदा? वो तो हाई प्रूफ होगा ही, हो रहा है 10 यूनिट ही प्रोडक्शन, आप 100 एस्टिमेट करके आए हो, तो ये चीज कंपनी को पता ही नहीं चल रहा था ब्रिटिशर्स कि वो कहाँ गलती कर रही है। तो इम्प्लीमेंटेशन रिमेन फॉल्टी, जिसके कारण प्रेजेंट का जो मिजरी है वो कंटिन्यू रहता है। अब क्या हो रहा था, जो कंपनी ऑफिशियल्स थे उनको हर पीजेंट के पास घर घर जाके कलेक्ट करना पड़ा था टैक्स, क्योंकि जो लैंड का ओनरशिप राइट्स है वो पीजेंट के पास ही था। तो द कंपनी ऑफिशियल्स को काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा था टू कलेक्ट द टैक्स फ्रॉम द पीजेंट्स डायरेक्टली। इसलिए कुछ एरिया में जो है
कुछ मिडिल मैन इमर्ज होके आते हैं, उन्हें बोला जाता है ट्रेडिशनल मिराजदार। सपोज दिस इज ए विलेज और यहाँ पे बहुत सारे पीजेंट्स हैं जिनके पास लैंड है। अब कंपनी को ऑफिशियल को हर घर पे जा जाके कलेक्ट करना है और इसमें काफी स्ट्रगल उन्हें महसूस करना पड़ रहा है। तो क्या हुआ कि मान लो कंपनी ऑफिशियल्स एक दिन आए यहाँ इस गांव में टैक्स कलेक्ट करने के लिए, तो ये आदमी से मिले, ये काफी प्रोमिनेंट पीपल था उस विलेज का। तो इस आदमी ने बोला कि आप माई बाप आप बैठ जाओ यहाँ पे कुर्सी पे मेरे घर में, पंखा का हवा खाओ, मैं आपके लिए इस गांव का टैक्स कलेक्ट करके आपको लाके आपको दे दूंगा, बदले में आप मुझे कुछ उसका शेयर दे देना। तो ये जो ऑफिसर्स थे वो एग्री कर जाते हैं इन मिडिल मैन के बातों में, जो कि ट्रेडिशनल मिराजदार कहते हैं। एंड ये जो ट्रेडिशनल मिराजदार है, जब उन्हें ऐसा करने को मिल जाता इनफॉर्मली, दे टुक ओवर द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ टैक्स कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी ऑफिशियल्स। कंपनी ऑफिशियल्स के बिहाफ पे ये टैक्स कलेक्ट करने लग जाते हैं अपने गांव में। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, यही मिराजदार जो है फिर हरास करने लगते हैं घर पे जा जाके पीजेंट्स। अब रेवेन्यू जो डिमांड था वो बहुत हाई हो रहा था क्योंकि प्रोडक्शन ही फॉल्टी था, इसलिए पीजेंट लोग क्या करने लगे, पेमेंट नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ, उनकी लैंड चली जाती थी दूसरे पीजेंट के हाथ में। और उसके बाद जब अगला पीजेंट भी खरीद नहीं पा रहा है, अगला पीजेंट भी नहीं खरीद पा रहा है क्योंकि पीजेंट्स के पास पैसे ही नहीं है, तो क्या होता था, यही मिराजदार जो है लैंड खरीद लेते थे इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। और उसी लैंड पे जो इसका जो पीजेंट है जिसके पास वो लैंड पहले से था, उसी लैंड पे उसे काम करवाते हैं ये मिराजदार। और धीरे धीरे ये मिराजदार जो है एज ए पोजीशन ऑफ जमींदार ले लेते हैं उसी विलेज। जब ट्रेडर्स और मर्चेंट्स जो सिटीज में थे ये बात को सुनते हैं कि विलेज का लैंड फॉर सेल है, तो वो स्टार्ट कर लेते हैं परचेजिंग और वापस विलेज आने लगते हैं और सेटल करने लगते हैं। उनके पास तो पैसा बहुत ज्यादा रहता है और विलेज में एज ए मनी लैंडर वो सेटल करते हैं। बाद में जब वही किसान के पास अगर मान लो शादी वादी करना हो बेटी उटी का, तो पैसा नहीं है, जमीन भी नहीं है, तो वो पैसा लेंगे किसे, मनी लेंडर से। और यही मनी लेंडर जो है इंडियन पीजेंट्स को सारा फ्रॉड व्रॉड करके हरासमेंट करते थे। बोलते थे उनको कि आप ब्रिटिशर्स के पास ये बैंक जाइएगा तो आपसे वो 5% टैक्स लेंगे, आप हमारे पास आइए हम आपसे 2% टैक्स लेंगे। लेकिन ये नहीं बताते थे पीजेंट को कि ये 5% जो ब्रिटिशर्स देंगे वो तुम्हारा एनुअली देंगे एक साल का, लेकिन 2% ये लोग कलेक्ट करते थे मंथली वीकली। इस तरह फ्रॉड किया करते थे, डायरी में अपना एंट्री किया करते थे कि वो लोन दे रहे हैं, लेकिन जब वापस किया जाता था बाय द पीजेंट्स तो वो एंट्री नहीं करते थे, बाद में दिखाते थे कि आप तो पैसा दिए ही नहीं। तो उस तरह का फ्रॉड और हरासमेंट किया जा रहा था पीजेंट्स के लेके बाय द मनी लेंडर्स। इस तरह क्या होता है, रैयतवाड़ी सेटलमेंट सिस्टम जो है वो उस तरह पीजेंट का मिजरी, पीजेंट लैंडलेस हो जाता है। कंसिक्वेंटली बहुत सारा फेमिन्स और ह्यूज डेथ एंड डिस्ट्रक्शन होते हैं। तो कंपनी यहाँ पे क्या होता था, बहुत डिफिकल्ट महसूस कर रही थी ताकि वो इंडिविजुअली कलेक्ट कर सके सारा टैक्स सारे घर घर जाके। इसलिए बाकी का जो 30% इलाका था कंपनी का टेरिटरी में, वहां पे ये सिस्टम लागू नहीं होता है, वहां पे एक नया सिस्टम लागू होता है, दैट इज नोन एज महलवारी सिस्टम। देखते हैं ये महलवारी सिस्टम क्या। तो हमें पता है कि कुछ टेरिटरीज कंपनी ने जीता था और कुछ टेरिटरीज कंपनीज ने एज ए सीड कर लिया था, जैसे कि अवध एक्वायर कर लिया। तो द सीडेड टेरिटरीज ऑफ अवध और जो कॉन्कर टेरिटरीज ऑफ मराठा जैसे में क्लब करके एक नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस बनाया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। तो जो यहाँ पे सीडेड टेरिटरीज था कंपनी का, वहां पे कंपनी बोलती है ठीक है जो पहले सिस्टम चलते आ रहा है रेवेन्यू कलेक्शन का वो चलते रहेगा, लेकिन एडिशनल डिमांड कर देती है 20 लाख पर ईयर और 3 साल तक। लेकिन बीच में ही और 10 लाख बढ़ा के 30 लाख कर देती है इस डिमांड को बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 3 इयर्स। बहुत लालची की कंपनी है। अब लॉर्ड वेल्सली जो थे वो पूरा प्रेशर डाल रहे थे अपने ऑफिशियल्स पे इन सीडेड रीजन्स को कि आप परमानेंट सिस्टम सेटलमेंट सिस्टम जो है वो लागू करो, लेकिन ऑफिशियल्स जो हैं रेडी नहीं थे इस चीज के लिए। तो मैटर फाइनली जाता है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के बाद, वो डिसाइड करते हैं बाद में कि एक कमीशन को अपॉइंट करते हैं अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ हॉल्ट मैकेंजी कि आप जाओ देखो प्रॉब्लम क्या और एक सुटेबल रिकमेंडेशन दो इस प्रॉब्लम का। तो हॉल्ट मैकेंजी जो है वो अपना रिपोर्ट सबमिट करते हैं 1822 में। वो स्टेट करते हैं कि जो एरिया है तुम्हारा नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंस का, वहां पे पुराने तरीके से एक सिस्टम चलते आ रहा है रेवेन्यू कलेक्शन का,
कि एक विलेज रहेगा और इस विलेज का जो हेडमैन रहेगा, जो सबसे हेड रहेगा इस विलेज का, वो विलेज हेडमैन क्या करेगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। तो ये विलेज हेडमैन बाकी लोग जितने विलेजर्स हैं सबसे कलेक्ट करता था टैक्स। एक्चुअली यहाँ पे जो लैंड था इस विलेज का किसी इंडिविजुअल का नहीं था, ये जो पूरा कम्युनिटी है विलेज, तो ये जो लैंड होगा ये पूरा गांव का होगा, नॉट ऑफ एनी इंडिविजुअल पर्सन। तो एंड द विलेज कम्युनिटी एज अ होल कंसीडर्ड टू बी द ओनर ऑफ द लैंड। इसलिए वो रिकमेंड करते हैं कि जो प्रिवेलिंग सिस्टम है इसे ही कंटिन्यू करते रहना चाहिए। इन द नेम ऑफ महलवारी सिस्टम नाम रख दो, और इसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है 1822 में। तो अंडर दिस महलवारी सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है, एक बड़ा गांव जो है या फिर ग्रुप ऑफ विलेज, उसे महल बोला जाता है। सपोज ये एक विलेज का ग्रुप है या फिर ये कोई एक बड़ा विलेज है, इसे क्या कहेंगे, महल। जैसे कि नाम सुना होगा आप लोगों ने झारखंड में राजमहल। तो राजमहल का मतलब ये नहीं है कि वो बहुत बड़ा महल है या बंगलो है। महल का मतलब एक लार्ज ग्रुप ऑफ विलेज या फिर एक बड़ा विलेज होता है। तो द रेवेन्यू असेसमेंट एंड कलेक्शन वाज मेड फ्रॉम द विलेज। तो यहाँ से पता एस्टिमेट कर दिया जाता था कि इतना एस्टिमेशन होगा रेवेन्यू कलेक्शन का इस विलेज से। और यहाँ पे जो है विलेज मैन हेडमैन को अपॉइंट कर दिया जाता था टू कलेक्ट द टैक्स। इन विलेज हेडमैन को कहा जाता था तरफदार, और दे हैव टू पे द कलेक्टेड अमाउंट टू द कंपनी। और ये तरफदार के ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दिया गया कि आप विलेज कम्युनिटी से टैक्स कलेक्ट करो और कंपनी को दो। तो इन दिस सिस्टम, इस सिस्टम में क्या होता है, जो लैंड रिकॉर्ड सबको प्रिपेयर किया जाता है हर एक विलेज का। तो विलेज कम्युनिटी को रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है एज ए लैंड ओनर। यहाँ पे ना ही इंडिविजुअल है लैंड ओनर, ना ही तरफदार है लैंड ओनर, यहाँ पे लैंड ओनर पूरा का पूरा विलेज है। और यहाँ पे जो लैंड ओनरशिप राइट्स है वो जो इंडिविजुअल पीजेंट्स का है तो रहेगा ही, किसी चीज को छुआ नहीं जाता बाय द ब्रिटिशर्स, जैसा चल रहा होता वैसे चलने दिया जाता है। जब एस्टिमेट कर दिया जाता है कि विलेज का रेवेन्यू जो है वो फिक्स कर दिया जाता है, जब एस्टिमेशन हो गया कि हाँ यहाँ से इतना प्रोडक्शन होगा तो उसका वो कितना टैक्स पे करेगा वो विलेज, वो भी फिक्स कर दिया जाता। तो इनिशियली 80% ऑफ द रेंटल वैल्यू को फिक्स किया गया था एज ए टैक्स। फिर वही गलती ये लोग किया कि एस्टिमेट ही गलत करता था प्रोडक्शन का, जिसके कारण दिस आल्सो प्रूव टू बी एक्सेसिव और रेबेलियंस बाय द पीजेंट बहुत सारे हो रहे। 1833 में लॉर्ड विलियम बेनेडिक्ट आते हैं और जब उनसे वो भी देखते हैं कंडीशन की ये बहुत ज्यादा टैक्स है, तो वो रिड्यूस कर देते हैं 66% ऑफ द रेंटल वैल्यू। और मार्टिन्स बर्ड नामक व्यक्ति को यह रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता है कि आप जाके फ्रेश सर्वे करो और डिटरमाइन करो लायबिलिटी कि कौन कितना पैसा देगा हर एक महल से। लेकिन ये टैक्सेस जो 66% का था, दिस आल्सो प्रूव टू बी हाई। क्यों? क्योंकि फॉल्टी इवैल्यूएशन और कन्वर्जन किया गया था। 1850 में लॉर्ड डलहौजी जब आते हैं वो फर्दर रिड्यूस कर देते हैं टैक्स को अप टू 50% ऑफ द रेंटल वैल्यू। लेकिन प्रॉब्लम तो वही है, फॉल्टी इवैल्यूएशन एंड कन्वर्जन, जिसके कारण दिस आल्सो प्रूव टू बी एक्सेसिव। तो ये महलवारी सिस्टम जो इंट्रोड्यूस किया गया था, ये नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि करीब करीब 30% ऑफ द कंपनी टेरिटरी इन इंडिया था, यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया। इस महलवारी सिस्टम में जो तरफदार थे इनके पास कोई भी लैंड ओनरशिप राइट्स नहीं दिया गया था। लेकिन क्या होता था, ये जो तरफदार से ये कंपनी के ऑफिशियल्स के साथ कोलिशन कर लेते थे और फिर करप्शन करते थे इसी चीज में और पीजेंट्स को एक्सप्लॉइट करते थे। क्यों? क्योंकि तरफदार के ऊपर ही छोड़ दिया गया था कि आप ही इंटरनल एडजस्टमेंट, जो पीजेंट लैंड टैक्स कितना लेना है, ये सब जो है खुद तरफदार के ऊपर ही छोड़ दिया गया था, जिसके कारण तरफदार जो है, जो कि विलेज हेडमैन थे, वो तुम्हारा हैरेस करने लगे और फ्रॉड करने लगे पीजेंट्स के साथ, और पीजेंट्स का हाल और बुरा और बदतर होने लगा। So this was the lecture for today. कोई doubt so you can comment me. I'm going to end this lecture. Thank you for watching.